Hey everyone, welcome back to the channel. So today we will learn about transforming principle, जिसे ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं. 1928 में ग्रिफ्थ ने दिया था इसे, also known as Griffith experiment, as it was given by Frederick Griffith. कब दिया था? In 1928. ईयर याद रखना इंपॉर्टेंट है. इसके ईयर पे भी क्वेश्चन आता है कि कौन से ईयर में ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट और ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया गया है. इन्होंने उस टाइम पे जो काम किया था वो काम किया था इन्होंने एक बैक्टीरिया पे जो कि निमोनिया कॉज करता है. सो ही वर्कड ऑन स्टेप्टोकोकस निमोनियाई, जो कि निमोनिया कॉज करता है. एंड यस, एज इट इज़ अ साइंटिफिक नेम, हमें इसे अंडरलाइन करना है सेपरेटली. ठीक है. जेनरिक नेम का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए और जो स्पेसिफिक एपिथेट है उसका फर्स्ट लेटर होना चाहिए स्मॉल. ठीक है. और दोनों सेपरेटली अंडरलाइन होंगे. तो ये स्टेप्टोकोकस निमोनिया ही है क्या? ये एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया जो कि कॉज करता है निमोनिया. बैक्टीरिया विच कॉज निमोनिया, ये हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. विच कॉज निमोनिया. ठीक है. अब देखो, जब उन्होंने स्टेप्टोकोकस निमोनिया ही लिया तो इसके दो स्ट्रेन्स होते हैं. दो स्ट्रेन्स कौन कौन से होंगे इसके? एक होता है इसका, यहाँ पे दो स्ट्रेन्स होंगे. स्ट्रेन्स का मतलब है टाइप्स, मीन्स दो टाइप के बैक्टीरिया है यहाँ पे. एक टाइप जिसको हम कहते हैं आर स्ट्रेन, एंड जो दूसरा टाइप है वो है एस स्ट्रेन. ठीक है. आर स्ट्रेन का मतलब है रफ स्ट्रेन. आर स्ट्रेन का क्या मतलब है? रफ स्ट्रेन. रफ कह लो या फिर नॉन कैप्सुलेटेड. ये सारे मैं इनके नाम सीक्वेंस में लिख देती हूँ ताकि आपको इजी हो. रफ स्ट्रेन कहा जाता है आर स्ट्रेन को. रफ स्ट्रेन क्यों है? क्योंकि इस टाइप के बैक्टीरिया के बाहर कोई भी आउटर कोट नहीं प्रेजेंट होती, आउटर कवरिंग प्रेजेंट नहीं होती. तो इसको हम नॉन कैप्सुलेटेड भी कह सकते हैं. नॉन कैप्सुलेटेड. कैप्सूल क्या होता है? कैप्सूल एक पॉलीसेकेराइड की लेयर है, कोटिंग है, जो कि बैक्टीरिया के आउटर मोस्ट लेयर फॉर्म करती है, जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स. तो ग्लाइकोकैलिक्स आर स्ट्रेन में एब्सेंट है कैप्सूल के फॉर्म में. कैप्सूल का मेन काम होता है बैक्टीरिया को होस्ट के इम्यून सिस्टम से हाइड करना, उससे उसको छुपा के रखना, जिसकी वजह से बैक्टीरिया का जो बैक्टीरिया है वो होस्ट के इम्यून सिस्टम के एक्सपोजर में नहीं आता है, वो उसको आइडेंटिफाई नहीं करेगा तो उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा. तो अगर ये नॉन कैप्सुलेटेड है, मीन्स इसके पास किसी टाइप की कोई प्रोटेक्शन नहीं है, तो जो होस्ट का इम्यून सिस्टम है वो इसको आइडेंटिफाई करेगा, इस टाइप के स्ट्रेन को, इस टाइप के बैक्टीरिया को, एंड देन इसको किल कर देगा. तो अगर वो उसको इजिली किल कर पा रहा है, मीन्स ये कैसा है? नॉन वायरुलेंट. किस तरीके का हो गया ये? नॉन वायरुलेंट. नॉन वायरुलेंट. वायरुलेंट का क्या मतलब होता है? यहाँ पे वायरुलेंट का मतलब है मीन्स हार्मलेस कह सकते हो या नॉन इन्फेक्शियस कह सकते हो. यहाँ पे ये मेन कैरेक्टर्स हैं इसके आर स्ट्रेन के. मीन्स रफ स्ट्रेन है, नॉन कैप्सुलेटेड है, नॉन वायरुलेंट है, मीन्स ये इन्फेक्शन कॉज नहीं करता क्योंकि होस्ट का इम्यून सिस्टम उसको पहले ही मार देता है. दूसरा स्ट्रेन अगर हम देखें तो वो है एस स्ट्रेन. एस स्ट्रेन को हम कहते हैं स्मूथ स्ट्रेन. स्मूथ स्ट्रेन. स्मूथ स्ट्रेन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे इस बैक्टीरिया के आउटर मोस्ट लेयर जो है वो होती है पॉलीसेकेराइड की बनी हुई, जिसको हम कहते हैं कैप्सूल. इट मीन्स ये किस तरीके का बैक्टीरिया है? कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है ये. कैप्सुलेटेड. ठीक है. कैप्सुलेटेड वो भी किसके? पॉलीसेकेराइड. तो प्रेजेंस ऑफ
presence of polysaccharide coat. There is a presence of polysaccharide coat. पॉलीसैकेराइड कोट, ये कोट बैक्टीरिया को होस्ट के इम्यून सिस्टम से हाइड करके रखता है, जिसकी वजह से होस्ट का इम्यून सिस्टम बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। आइडेंटिफाई नहीं करेगा तो उसके ऊपर अटैक नहीं होगा और ये किल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जो ये बैक्टीरिया है वो होस्ट के लिए हार्मफुल इफेक्ट शो करता है, होस्ट को हार्म पहुंचाता है। इट मीन्स कैप्सुलेटेड स्ट्रेन किस तरीके के बैक्टीरिया होंगे? ये होंगे वायरुलेंट टाइप के बैक्टीरिया। वायरुलेंट मीन्स इन्फेक्शियस, क्योंकि यहाँ पे होस्ट का इम्यून सिस्टम कोई इफेक्ट शो नहीं कर रहा। होस्ट का इम्यून सिस्टम इफेक्ट शो नहीं करेगा तो ये बैक्टीरिया होस्ट को के लिए हार्मफुल होगा, तो यहाँ पे ये इन्फेक्शन कॉज कर देता है। ठीक है, तो ये दो तरीके के स्ट्रेन देखे थे ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट के टाइम पे स्ट्रेप्टोकोकस के, और इस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के इन्हीं दो स्ट्रेन से इन्होंने पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो है उसको एक्सप्लेन किया था। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में बहुत सारे स्टेप्स हैं। मेनली यहाँ पे इन्होंने अलग अलग स्टेप में बताया कि एस स्ट्रेन किस तरीके से अफेक्ट करता है, आर स्ट्रेन किस तरीके से अफेक्ट करता है। यहाँ पे इन्होंने बैक्टीरिया के अलावा जिसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है वो है माइस। तो एक एक स्टेप हम अगर देखें इसका, तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, तो यहाँ पे स्टेप से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने लिया लाइव एस स्ट्रेन, लाइव एस स्ट्रेन, लाइव एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। ठीक है, इस बैक्टीरिया को इन्होंने इंजेक्ट किया किसके अंदर? माइस के अंदर। यहाँ पे अगर हम माइस बनाएं, ठीक है, ये है हमारा माइस। इसके अंदर इन्होंने इस एस स्ट्रेन को इंजेक्ट कर दिया है। तो जैसे कि हमने देखा एस स्ट्रेन क्या करता है, कैप्सुलेटेड है। ठीक है, कैप्सुलेटेड है मीन्स वायरुलेंट है। वायरुलेंट है मीन्स ये बैक्टीरिया माइस के अंदर जाके इन्फेक्शन कॉज करेगा, मीन्स यहाँ पे निमोनिया कॉज कर देगा। तो जैसे ये निमोनिया कॉज करेगा, माइस की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। माइस विल डाई। ठीक है, माइस की हो गई डेथ। सेकेंड केस में इन्होंने क्या किया, यहाँ पे लाइव आर स्ट्रेन लिया है, लाइव आर स्ट्रेन। आर स्ट्रेन का हमने देखा था, आर स्ट्रेन क्या करता है? आर स्ट्रेन तो रफ है, रफ है मीन्स ये नॉन कैप्सुलेटेड है, मीन्स यहाँ पे ये हार्मलेस होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं नॉन इन्फेक्शियस होता है, क्योंकि यहाँ पे होस्ट का इम्यून सिस्टम बैक्टीरिया को किल कर देता है। तो जब इसको हम माइस के अंदर डालेंगे, ठीक है, ये हमारा माइस है, इसके अंदर जब हमने इसको डाला, इंजेक्ट किया, तो यहाँ पे क्या रिस्पॉन्स होगा? यहाँ पे माइस पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइस का इम्यून सिस्टम उसको किल कर देगा। तो यहाँ पे माइस लिविंग कंडीशन में रहेगा, माइस लाइव। ठीक है, थर्ड केस में इन्होंने क्या किया, ये जो एस स्ट्रेन था जिसको हम इंजेक्ट करते हैं तो माइस की डेथ हो जाती है, अब एस स्ट्रेन को हीट किल कर दिया। ठीक है, थर्ड केस में जैसे ये हमारा था फर्स्ट केस, ये था सेकंड केस, थर्ड केस में हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया इन्होंने, एस स्ट्रेन। अब हीट किल करने से क्या होता है कि इसके जितने भी मैक्रोमॉलिक्यूल्स होंगे, जितना भी इसका स्ट्रक्चर होगा, वो सारा डैमेज हो जाएगा, सारा डिग्रेड हो जाएगा, सबके पीसीज में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग थी वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी, है ना। जैसे मान लो इसके अंदर प्रोटीन्स हैं, डीएनए है, कार्बोहाइड्रेट है,
वो सारे तो यहाँ पे डिग्रेड हो जाएंगे ना, वो सारे पीसीज में हो जाएंगे, फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे। तो जिस तरीके से ये पहले इफेक्ट शो कर पा रहे थे, अब वो वैसा इफेक्ट शो नहीं करेंगे। तो जब इसको हमने इंजेक्ट किया माइस के अंदर, अब मान लो इसको हम इंजेक्ट कर रहे हैं माइस के अंदर, तो अब क्या हो जाएगा, माइस के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा इसका? नहीं, क्योंकि जितने भी फंक्शनल इसके मैक्रोमोलिक्यूल थे अब तो वो सारे हट गए हैं, अब वो अपना फंक्शन ही शो नहीं कर पा रहे। तो जिसकी वजह से माइस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और माइस यहाँ पे लिविंग कंडीशन में रहेगा। ठीक है, माइस यहाँ पे जिंदा है। अब इन्होंने सेम क्या किया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन के साथ आर स्ट्रेन डाल दिया। आर स्ट्रेन वैसे ही कोई काम नहीं कर रहा था, आर स्ट्रेन कोई इफेक्ट शो नहीं कर रहा था। अब इन्होंने क्या किया, हीट किल्ड के साथ फोर्थ में हीट किल्ड एस्ट्रेन तो है ही, हीट किल्ड एस्ट्रेन प्लस आर स्ट्रेन। आर स्ट्रेन जो है यहाँ पे वो नॉर्मल है, ठीक है, उससे कंफ्यूज नहीं होना। आर स्ट्रेन यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल है। अब इन दोनों को इंजेक्ट किया गया माइस के अंदर, ये कह सकते हो इसके मिक्सचर को इंजेक्ट किया गया माइस के अंदर। तो जब हम इसको माइस के अंदर इंजेक्ट करेंगे तो अब क्या होगा, यहाँ पे क्या देखा गया रिजल्ट में इनको ये मिला कि जो माइस था उसकी डेथ हो गई, माइस विल डाई, है ना। देखो, जब हमने सिंपल आर स्ट्रेन डाला तब माइस लिविंग कंडीशन में था, जब हमने हीट किल्ड एस स्ट्रेन डाला तब भी माइस लिविंग कंडीशन में था, लेकिन जब हम दोनों का मिक्सचर डाल रहे हैं तो माइस की डेथ हो रही। तो ऐसा क्या हुआ इनके मिक्सचर में जिसकी वजह से माइस की डेथ हो रही, जबकि अलग अलग दोनों की वजह से माइस लिविंग कंडीशन में ही रह रहा था, उसकी डेथ नहीं हो रही थी। और यहाँ पे एक चीज़ और नोट की गई कि जब यहाँ पे इस माइस के बॉडी को देखा गया ना, तो इसके अंदर से यहाँ पे इन्होंने रिकवर किया है किसको, एस स्ट्रेन को। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दे रिकवर्ड live एस स्ट्रेन फ्रॉम डेड माइस। ये जो डेड माइस था इसके अंदर से उन्होंने लाइव एस स्ट्रेन को रिकवर किया। अब यहाँ पे ऐसा क्या हुआ जिसकी एस स्ट्रेन तो लिविंग कंडीशन में था ही नहीं, मीन्स यहाँ पे कुछ तो ऐसा काम हुआ होगा, कुछ तो ऐसी रिएक्शन हुई होगी जिसकी वजह से जो एस स्ट्रेन है वो फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे इस हीट किल्ड में से कुछ तो ऐसी चीज़ गई होगी आर स्ट्रेन के पास जिसने आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म किया। यही ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है। तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या कहता है कि ऐसी कोई ना कोई चीज़ होती है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कि कैरी करती है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करती है, और वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है उसके पास इतनी एबिलिटी होती है कि वो एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफॉर्म कर सके। ठीक है, तो यही ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करता है। सो फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट he concluded that R strain get transformed into S strain due to transfer of some material from heat killed S strain to
स्ट्रेन। सो इस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने यही कंक्लूजन निकाला कि यहाँ पे आर स्ट्रेन ट्रांसफॉर्म हो रहा है एस स्ट्रेन में, क्योंकि हमें जो डेड माइस था उससे हमने रिकवर करा है एस स्ट्रेन को। मीन्स यहाँ पे आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हुआ है, ट्रांसफॉर्म हुआ है। क्यों ट्रांसफ़र हुआ है? क्योंकि यहाँ पे हीट किल एस स्ट्रेन से कोई चीज़ ऐसी है जो कि आर स्ट्रेन में ट्रांसफ़र हुई है, उस ट्रांसफ़र की वजह से यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, और इसी ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अब वो क्या चीज़ आगे ट्रांसफ़र हुई है, किसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये सब कुछ नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में देखा गया। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में उसको ऑब्जर्व किया गया, जो कि 3 साइंटिस्ट ने मिलके दिया था। ठीक है, बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए आप इसको पढ़ें। So thank you so much for watching.